स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने बात किसकी कर ली थी? पार्ट 7 पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। पार्ट नंबर 1 कर लिया है। फटाफट से जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के फटाफट से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। उत्पादन का नियम हम करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? पार्ट 2। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था? घटते बढ़ते अनुपात का नियम कुछ ऐसे बताया था आपको। एक ऐसे था और एक ऐसे था। यहाँ पर कट कर रहा था, समझ में आ रही है बच्चों को? वो जो घटता बढ़ता अनुपात है उसी के नियम के लागू होने के कारण क्या क्या है फ्रेंड्स, बच्चे फटाफट पहले देखेंगे। साधनों की अविभाज्यता, ये लाइन आप देख रहे होंगे। ये लाइन मैंने पहले क्यों लिखी? ये लाइन जो है आपको नहीं लिखनी, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखी है कि इसमें मेन पॉइंट है क्या। मैंने कहा कि साधनों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें कम से कम क्या होती है? एक साधन की तो आवश्यकता होती ही होती है। कितनी होती है? एक साधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए शुरू में उत्पादन प्रति इकाई लागत क्या होती है? कम होती जाती है। प्रति इकाई लागत क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसीलिए शुरू में कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर कौन सी होती है? ये बढ़ती होती है। ये समझ में आ गई? अगला क्या है? स्थिर साधनों का इष्टतम से अधिक प्रयोग। घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आया? मैं बताता हूं। अगर हम स्थिर साधनों का इष्टतम से अधिक प्रयोग, यानी जितना उसका प्रयोग होना चाहिए अगर उसे ज्यादा प्रयोग करेंगे तो कुल उत्पाद क्या हुआ? घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला क्या है? परिवर्तनशील साधन का भी इष्टतम से अधिक प्रयोग। किसका? परिवर्तनशील साधन का। अगर हम परिवर्तनशील साधन का भी इष्टतम से अधिक प्रयोग करते हैं तो सीमांत उत्पाद घटने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पाद घटने लग जाएगा। सीमांत उत्पाद घटने का वजह क्या होगी? जिस कारण कुल उत्पाद भी घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। साधनों का है पूर्ण स्थानापन्न। साधनों में स्थानापन्न पाया जाता है या नहीं पाया जाता। जिन साधनों का सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक होता है उनका स्थानापन्न कभी भी नहीं होता। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है? हमें काम पर लगाए रखना पड़ता है, जिस कारण सीमांत उत्पाद घटते हुए दर से बढ़ता है। तो उसको 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट। स्थिर साधनों का इष्टतम से अधिक प्रयोग, परिवर्तनशील साधन का इष्टतम से अधिक प्रयोग, साधनों का है पूर्ण स्थानापन्न। तीनों में कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ेगा। एक ही पॉइंट है साधनों की अविभाज्यता, जिसमें कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। इसको फटाफट से नोट करेंगे। समझ में आया? सुनिए आगे क्या करने वाले? पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बता चुका हूं किसमें होते हैं? दीर्घकाल में। दीर्घकाल में मतलब कि आज से 10, 12, 25 साल, 30 साल बाद साधनों में समान अनुपात। अब मैंने क्या कहा? ये हो रहा है। क्या हो रहा है? ये भूमि है, ये लेबर है, दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई? तो रेशो क्या बन रहा है? 1:1। डेफिनेशन क्या बनी कि साधनों के समान अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन में जो परिवर्तन आया उसे क्या कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, इसको क्या कहा जाता है? दूसरा भाषा मैंने इसका नाम बताया था समान अनुपात। समझ में आ गई सभी के? आगे हम क्या करने वाले? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल में क्या हुआ कि देखिए, जब ये 10 और 20, जब भूमि या लेवल बढ़ रहा है, कुल उत्पाद कितना बढ़ रहा है? 15 से 40। जब हमने डायग्राम बनाया तो देखा चेंज परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर। तो जब हमने देखा कि जो फैक्टर्स है वो तो 10% बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो 25% बढ़ गया, तो डेफिनेशन क्या बनी कि दीर्घकाल में सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। परंतु क्या होगा कि जितना प्रतिशत परिवर्तन इसमें लेबर और साधनों में होता है, जितना लेबर और साधनों में होता है, अगर उससे ज्यादा क्या हो जाए? कुल उत्पाद बढ़ जाए तो क्या होगा? वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जितना प्रतिशत परिवर्तन हमने क्या किया? साधनों को बढ़ाया है, अगर उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? बढ़ते प्रतिफल। समान प्रतिफल में आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम इक्वल है। इक्वल बनेंगे तो सेम वही बात। दीर्घकाल में सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। जितना प्रतिशत परिवर्तन अगर साधनों को बढ़ाया गया, अगर उतना ही उत्पादन बढ़ जाए या उसमें उतनी वृद्धि हो जाए तो क्या कहलाएगा? समान उत्पाद उत्पादन फलन। घटते प्रतिफल में आप देखोगे किसका साधन है वो तो 10 से 30 हो गए, लेकिन कुल उत्पाद 15 से 5 हो रहे से 15 ही गया। यानी कि जब हमने फैक्टर्स जो रेशो साधन बढ़ाए वो बढ़े 20%, जो साधन का उत्पादन हुआ वो 10%। तो क्या लिखेंगे? दीर्घकाल में सभी साधन समान अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। परंतु जितना हमने क्या किया है? साधनों को बढ़ाया, जितना प्रतिशत परिवर्तन साधनों में परिवर्तन हुआ, अगर उससे कम किसमें हो जाए? उत्पादन में अगर उससे कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल। फटाफट से इसको नोट करेंगे।
समझ में आ गया सभी को? आगे हम क्या करने वाले हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण। अभी हमने क्या किए थे, पैमाने के समान, पैमाने के घटते, पैमाने के बढ़ते, सारे प्रतिफल कर लिए। अब इनकी हानियां जो इनके कारण है, क्यों होते हैं ये, बढ़ते क्यों होते हैं, समान क्यों होते हैं, घटते क्यों होते हैं, उनके कारण पहला पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण दोनों बचते ज्यादा, हानियां कम। समान प्रतिफल के कारण क्या होंगे, दो बचते व हानियां दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। घटते प्रतिफल के कारण क्या होंगे, जब बचते कम होती है और हानियां ज्यादा होती है, और इसमें बचते ज्यादा होती है, हानियां कम होती है। अब आपसे सोचा होगा कि ये बचते कौन सी होती है और हानियां कौन सी होती है, जबकि मैं ये दोनों बोल रहा हूं। तो ये है वो हानियां और बचते। सबसे पहले आंतरिक बचते। आंतरिक बचते क्या होती है, जब किसी उद्योग की अकेली फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ा लेती है खुद के मेहनत के दम पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आंतरिक बचते कहते हैं। जैसे कि ये एक उद्योग है, उद्योग में इतनी सारी फर्में काम कर रही हैं, इसमें से ये एक फर्म ने अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ा लिया, तो वो क्या होगी, उसकी आंतरिक बचते। बाहरी बचते, जब एक उद्योग की सारी फर्मों ने अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ा लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, बाहरी बचते। ये उत्पादन की सारी जो उद्योग है, ये उसकी सारी फर्में सारों ने अपना उत्पादन का जो पैमाना है वो बढ़ा लिया, तो वो क्या हो जाएगी, बाहरी बचते। आंतरिक हानियां क्या होती है, आंतरिक हानियां क्या होगी, एक सीमा के बाद फर्म ने अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ा लिया, भी एक सीमा तक तो ये अकेली फर्म अपने उत्पादन का क्या कर सकती है, पैमाने को बढ़ा सकती है। अगर उसने ज्यादा बढ़ा लिया तो उसको क्या होगा, कुछ समय के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उस नुकसान को क्या कहते हैं, आंतरिक हानियां। बाहरी हानियां क्या होती है, उद्योग की जब सारी फर्में अपने उत्पादन की सीमा को बढ़ा लिया तो फर्मों को हानि होनी शुरू हो जाएगी। हानि होनी शुरू हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, बाहरी हानियां। फटाफट से इसको नोट करो, समझ में आ गया? समझ गए? आगे क्या करने वाले हैं, आंतरिक वस्तुओं के प्रकार। आंतरिक वस्तुओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ठीक है, आंतरिक वस्तु कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। तो पहली प्रकार कौन सा हुआ, तकनीकी वस्तु। तकनीकी वस्तु से हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फर्म अपने पैमाना जब उत्पादन का बढ़ा लेगी तो उसके लिए क्या हो जाएगी, आधुनिक तकनीक संभव हो जाएगी। समझ में आ गया? अगला क्या है, श्रम संबंधी वस्तु। अगर उत्पादन का पैमाना अगर एक फर्म जो है वो बढ़ा लेती है तो फर्म द्वारा श्रम विभाजन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। और श्रम विभाजन के उत्पादक में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी। अगली क्या है, वित्तीय वस्तु। वित्तीय वस्तु यानी कि पैमाना बढ़ाने से साथ में वृद्धि हो जाएगी। शुल्क में वृद्धि कैसे, जल्दी अपने को ब्याज वगैरह क्या हो जाएगा, आसानी से मिलेगा, वो भी उचित दर के ऊपर, कम दर पर भी हमें क्या हो जाएगा, ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। अगला क्या है, प्रबंधकीय वस्तु। कुशल प्रबंधक की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं, हम कोई वहां पर प्रबंधक लगा सकते हैं जो उसका काम देखेगा। तो कुशलता में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा, उत्पादन लागत में कमी आ जाएगी। अगली क्या है, क्रय विक्रय संबंधी वस्तु। अगर फर्म का आकार बढ़ जाता है तो बड़ी मात्रा में हम क्या खरीद सकते हैं, सस्ते दाम पर क्या हो जाएगा, कच्चे माल को खरीदने के लिए सक्षम भी हो जाते हैं। अगला क्या है, जोखिम संबंधी। अगर फर्म बड़ी होगी तो वो क्या होगी, जोखिम की क्षमता उठाने के लिए भी तैयार होगी। घाटा हो जाएगा तो अभी दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है, लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या है, समर्थ हो जाएगी। अगला हम देखेंगे बाहरी वस्तुओं के प्रकार। बाहरी वस्तुओं के प्रकार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहली होती है केंद्रीय करण की वस्तु, जहां एक जगह पर कई फर्मों का स्थानापन्न हो जाए। अगर एक जगह पर कई फर्मों का स्थानापन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है, सूचना संबंधी वस्तु। सूचना संबंधी वस्तुओं से हमारा अपना ये होता है कि जब एक फर्म क्या हो जाएगी, जब बहुत सारी फर्में इकट्ठी हो जाएगी, वो लाभ कमाना शुरू कर देगी, तो उसकी क्या हो जाती है, एक पत्रिका निकलनी शुरू हो जाती है। उस पत्रिका में क्या होता है, उसका आविष्कार, उसकी बचत का हमें क्या पता चलने लग जाता है। तो दूसरी फर्मों को वो क्या हो जाती है, बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर वो पत्रिका उनको मिलने लगेगी। अगर उनको लगेगा कि इसमें हमारा फायदा, तो वो क्या होगी, उसमें मिल जाएगी। लास्ट क्या बच गया, विकेंद्रीयकरण की वस्तु। विकेंद्रीयकरण की वस्तु यानी कि बहुत सारी फर्में अगर एक ही जगह स्थापित हो चुकी है तो काम को क्या है, कई भागों में बांट दिया जाएगा। कई भागों में बांट दिया जाएगा मतलब गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, कई सारी फर्में है, किसी के अंदर स्पेयर पार्ट, किसी के अंदर इंजन, किसी के अंदर टायर, किसी के अंदर एलॉय व्हील्स। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सभी फर्मों को क्या होना शुरू हो जाएगा, लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्या कर दिया है, एंड ऑफ पार्ट 2 का दी एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। जो लिंक पार्ट 1 का है वो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे, दोबारा मार्क्स तक किताब खोलने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।